हेलो बच्चा पार्टी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। ऑलराइट, तो आज हम जो नया वन शॉट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस नए चैप्टर को, जिसमें कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, रिकॉल करने वाले हैं कि एक लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए बच्चों? 1। यानी कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल मामला होने वाला है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 से ऊपर कहीं नहीं जाने वाली है। लेकिन जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो 2 होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपको ऐसा लगता है कि एक लीनियर इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, तो सबसे पहले तो इस गलतफहमी को दिमाग में से हटा देते हैं। कैसे? क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। राइट, आप अपने कॉरस्पॉन्डिंग सिचुएशन के हिसाब से x और y की वैल्यू डालें एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द होल इक्वेशन। करेक्ट, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, यानी कि हमको एक पेयर गिवन है लीनियर इक्वेशन के, यानी कि 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी। सेकेंडली अगेन 2 वेरिएबल्स होंगे, तो ये भी एक कनेक्शन है कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं एक इक्वेशन में, हमको उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो अगर 2 वेरिएबल हैं, दैट इज व्हाई वी आर गोना गेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, अगर आपकी लीनियर इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, देन वी विल बी नीडिंग 3 इक्वेशंस। ऑलराइट, तो इस बात को याद रखिएगा। और जब आप एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, तो या तो उसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हो सकता है सिर्फ एक सॉल्यूशन हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका कोई सॉल्यूशन हो ही ना। ठीक है, तो हम ये सब बातें आज डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द लीनियर इक्वेशन। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होगा, राइट हैंड साइड में कुछ होगा, इक्वेट कर दोगे, एक साइड पे नंबर्स होंगे और एक साइड पे वेरिएबल वाली टर्म होगी। ये बातें हमको पता है। अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स लीनियर पॉलिनोमियल्स, ये बात हम लोग ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। थर्डली, a value of the variable which makes the two sides of the equation equal is called the solution or root of the equation. right, कि आपके पास जो भी इक्वेशन है, आपने उसमें कुछ वेरिएबल की वैल्यू डाली, से जो वेरिएबल है वो है x, आपने उसकी कुछ वैल्यू डाली। सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, x - 2 इज इक्वल टू 0। राइट, तो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू को 2 डाल दोगे, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू को 2 डाल दोगे तो क्या होगा? इट विल बिकम 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको पता चला दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। राइट, यहाँ से आपको ये बात पता चली। करेक्ट, तो यानी कि x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन और रूट और द इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? या तो सॉल्यूशन या फिर रूट। ठीक है, ये बात हमको पता है। अब देखो एक छोटी सी बात, कि अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है, ऑल्दो यू नो इट वेरी वेल, बट मेरा काम है आप लोगों को रिकॉल कराना। से अगर आपकी इक्वेशन है 2x + 3 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। से अगर आपने किया, although the simplest way which I feel to solve a linear equation is कि अगर कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है तो वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगी, तो इट विल बिकम 2x इज इक्वल टू -3। तो इन शॉर्ट आपने क्या किया? आपने दोनों साइड ना -3 कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। बट आप एक सिंपल सा फंडा याद रखिए, एक लीनियर इक्वेशन में जो भी चीज़ इधर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस में है
वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, जो भी चीज़ इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस में है, से हमारा एग्जाम्पल है 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो वो राइट हैंड साइड में जाके प्लस पे हो जाएगी। सो इक्वेशन विल बिकम 5x इज इक्वल टू प्लस 10। सो इन शॉर्ट व्हाट डिड यू डू, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी प्लस 10 किया, तो माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल आउट हो गया, और जो राइट हैंड साइड पे था वहां पे सिर्फ प्लस 10 बचा, है ना। तो आप इसको बस ऐसे याद रखो, जो भी चीज़ इधर माइनस में है वो इधर जाके प्लस में हो जाएगी, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगी, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीजन में आ जाएगी, इधर डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। से हमारा एग्जाम्पल है 6x बाई 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखिए जो 3 है वो डिवीजन में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो इट विल बिकम 6x इज इक्वल टू 9 इंटू 3। सो बेसिकली इट मीन्स कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया है और राइट हैंड साइड पे भी। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। से आवर एग्जाम्पल इज 5x इंटू 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, दैट 5x इज इक्वल टू 2/4। तो जो 4 था वो इधर मल्टीप्लिकेशन में था, राइट साइड में गया तो डिवीजन में आ गया। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक स्टफ जो हमें ऑलरेडी पता है एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। To find value of variables in any equation, we require number of equation equal to the number of variables। ये बात भी हम कर चुके हैं कि अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो n नंबर ऑफ इक्वेशंस अपने को रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। Each solution x, y of a linear equation in 2 variables ax plus by plus c is equal to 0 corresponding to a line, corresponds to a line on the line representing the equation and vice versa। अब आपने सॉल्यूशन तो निकाल लिया, एक इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, बट एक्चुअली में उसका मतलब क्या है? तो ग्राफिकली उसका मतलब बच्चों ये होता है कि अगर आप एक इक्वेशन को, से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर ओरिजिन। ठीक है, अगर आपने एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली, मान लेते हैं कुछ ऐसी लाइन आती है जब आपने ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो देखिए इस लाइन के ऊपर देखिए कितने सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये सभी पॉइंट्स क्या हैं बच्चों? सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ध्यान रखो, अभी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंपल लीनियर इक्वेशन हियर। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन थी, रिप्रेजेंट किया, उसके कुछ सॉल्यूशंस आए, तो जो सॉल्यूशंस हैं दे ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन, दैट्स व्हाट इट मीन्स। ऑलराइट, सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बेसिक स्टोरी जो लीनियर इक्वेशन की थी, एक लीनियर इक्वेशन की, वो खत्म होती है जो आपको ऑलरेडी पता थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वो क्या होती है? एक जनरल फॉर्म बता रहे हैं आपको, इट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x का कुछ कोफिशिएंट a1, y का कुछ कोफिशिएंट b1। x और y क्या है बच्चों? वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर x1, y1 ये क्या है बच्चों? वेरिएबल्स हैं। और जो हमारा c है, इट इज कांस्टेंट, c1 या c, वो क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। ठीक है, अब दूसरी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द सेकेंड इक्वेशन वुड बी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगेन x और y जो है बच्चों वो वेरिएबल हैं,
oops, I write x1 here, it's x simply, so this is x comma y are variables and c is equal to the constant. All right, तो चलिए, I hope this is clear to you कि general form of linear equations are a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Alright, so here we are done with this slide as well. Let's move on to the next one. Here, graph of a linear equation की अगर बात करें, एक ही linear equation की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है? चलिए, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स, इक्वेशन एक है, वेरिएबल्स दो हैं, ठीक है? तो देखो, सपोज करो आपको जो इक्वेशन गिवन है वो है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2. ऑलराइट, तो यहाँ से सबसे पहले जब भी आपको ग्राफ प्लॉट करना है, अब y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू एक्स प्लस दिस, इस फॉर्म में आप अपनी इक्वेशन को लेकर आएंगे. दिस इज द स्टेप नंबर 1. तो यहाँ से आप कह सकते हैं दैट y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स. राइट, अब यहाँ पर हमको रैंडमली जब भी अगर आपको पॉइंट्स सिलेक्ट करने हैं एक लाइन के ऊपर, तो सबसे इजीएस्ट मेथड क्या है, एक बार आप x की वैल्यू को 0 पुट कर दो और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लो. जब आप यहाँ पे x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी. राइट, सेकेंडली आप क्या करो, y की वैल्यू को 0 पुट कर दो और x की वैल्यू को निकाल लो. जब आप y को पुट करोगे, जब आप y को 0 पुट करेंगे तो इट विल बिकम 0 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स. तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -2. ठीक है, तो देखो आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए. अब आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. राइट, अब आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. तो चलिए इन दोनों लाइंस को प्लॉट करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. 0, 2. सो दिस इज 0 and this is 2. So this is our 0, 2. Right, next is -2, 0. Here it is -3, -1, -2. Right, so here it is -2, 0. Right, तो जो हमारी इक्वेशन आएगी, जो हमारी लाइन, जो हमारी इस इक्वेशन की लाइन आने वाली है वो कुछ ऐसी आएगी, वो कुछ ऐसी आएगी. राइट, सो दिस इज y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 की इक्वेशन. ठीक है, दैट्स इट. अब देखिए इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, देखो जैसे कि हम ग्राफ पे से देख के बता सकते हैं कि -1, जो है, जो ये वाला पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. कौन सा पॉइंट बच्चों, -1, तो हम ये बात कह सकते हैं कि -1, 0, -2, it was 0, 2, sorry, it is 0, 2. So it is 0, 2, -2, 0. These all are the solutions or roots of this equation. ठीक है, तो that's it. आई होप अब तक आपको पता चल गया होगा कि एक सॉल्यूशन का मतलब क्या है जब हम ग्राफिकली बात कर रहे हैं. ठीक है, ग्राफिकली एज वेल एज एल्जेब्राइकली. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अब आता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पिछली वाली स्लाइड में हमने एक लीनियर इक्वेशन विच वाज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो हमने प्लॉट कर लिया. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. यहाँ से हमारा असली मुद्दा शुरू होता है. अभी तक हम वो चीज़ें कर रहे थे जो ऑलरेडी हमको आती थी. ठीक है, चलिए. सो लेट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी दिस, ये बात हमको पता है. अब देखो आपके पास 2 केसेस हो सकते हैं. जब आपने 2 लाइन्स ली और आपने उनको प्लॉट करना शुरू करा, हमारे पास कुछ 3 केसेस हो सकते हैं. से दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2
एंड दिस इज केस नंबर 3, ठीक है। दिस इज आर x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। तो देखो केसेस क्या क्या हो सकते हैं कि आपने दो लाइंस को प्लॉट किया एंड दीज टू आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट कैन बी कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, से कुछ ऐसी इक्वेशन से कुछ ऐसी लाइन आती है। तो देखो ये लाइन है A, ये लाइन है B, तो ये कुछ एक दूसरे को से काट रहे हैं एक पॉइंट S पे। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, जहां पर दोनों ही इक्वेशंस जो हैं वो वैलिड हो रही हैं, दोनों के ही सेम सॉल्यूशन है, तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो सिर्फ एक ही पॉइंट है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि these two lines are not parallel, these two lines are not intersecting, they are parallel, ठीक है। Say the next case is कि जो हमारी लाइंस हैं, ये है हमारी लाइन A और ये है हमारी लाइन B, आप इनको कहीं तक भी एक्सटेंड कर लीजिए, कहीं तक भी एक्सटेंड कर लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, पर ये दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। तो देखिए इस केस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। एंड द केस नंबर 3 वुड बी कि जो हमारी लाइंस है, जो हमारी लाइंस हैं, से पहली लाइन कुछ ऐसी है और उससे आगे दूसरी लाइन भी जो है वो इसी के ऊपर है, मतलब द लाइंस आर कोइंसिडेंट। कैसी लाइंस है? कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक है लाइंस। तो ऐसे में वी विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट। दोनों ही लाइन की इक्वेशन पर हम जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक है, कोइंसिडेंट है। तो देखो जो पहले वाला केस था, जो पहले वाला केस था उसमें क्या होगा? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा बच्चों? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। जो हमारी दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशन की बात हो रही है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इनका, ठीक है। थर्ड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। थर्ड में आप क्या कह सकते हैं बच्चों? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस स्लाइड। आगे चलते हैं। सो व्हाट वी कैन समराइज, जो अभी आपको समझाया, एक बात हम लोगों ने मिस कर दी है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। जब भी आपकी जो इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या बोलते हैं बच्चों? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन वी विल कॉल इट इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे फिर उसको? इनकंसिस्टेंट। और अगर अगेन वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इवन देन वी विल कॉल इट कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो चलो फटाफट से एक समरी दी गई है, जस्ट रीड आउट द पॉइंट्स वेरी क्विकली। The lines may intersect in a single point. In this case, pair of linear equation has a unique solution, यानी कि only one solution। इसको हम क्या बोलते हैं? consistent pair of equations। Lines may be parallel, उस केस में क्या होगा? कोई solution नहीं होगा और उसको बोलेंगे inconsistent pair of equations। Again, जब coincident है तो we'll have infinite number of solutions और उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। जो बातें हम लोग ऑलरेडी स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं उसकी एक समरी आपको नेक्स्ट पेज पे दे दी गई है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट इन अ वे कि आपको एक तरीके से अपने सारे नोट्स मिल जाएंगे। जब भी आपको रिवाइज करना हो ना, कि आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल गए, सारे नोट्स मिल गए, तो एक एग्जाम से पहले वाला जो रिव्यू होता है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक नई चीज, दिस इज समथिंग, थोड़ी सी नई चीज। अब हमने एक तरीके से पिछले वाले केस में ग्राफिकली देखा है ना,
कि ग्राफिकली अगर एक जगह हो रहा है इंटरसेक्ट, एक भी जगह नहीं हो रहा है या कोइंसिडेंट है तो क्या क्या होगा। अब हम देखेंगे बाय कंपेयरिंग द रेशियोज। अब हम कैसे देखने वाले हैं, बाय कंपेयरिंग द रेशियोज। देखो जो हमारे पास इक्वेशंस थी, ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास थी, राइट। अब देखो व्हेन यू कंपेयर द रेशियोज, व्हेन यू कंपेयर द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, तो क्या होता है। सबसे पहली बात हमेशा याद रखना, जब भी कोइंसिडेंट लाइंस हैं, जब भी कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि एक के ऊपर एक है, उनका सब कुछ सेम होगा, उनका सारी रेशियोज इक्वल होंगी। ए वाली रेशियो कहाँ पर है, कोइंसिडेंट लाइंस, ए वाली रेशियो विल बी इक्वल टू बी वाली रेशियो, इट विल बी इक्वल टू सी वाली रेशियो, यानी कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, ठीक है। अब बात आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस में a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, c से उसका कुछ हमको लेना देना एज सच है नहीं, ठीक है। a1 बाय a2 इज नेवर इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है। और in case of coincident lines a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अब देखो जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है ना, बस वो अलग होती है। तो इसमें क्या होगा, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड वाले जो हैं वो इक्वल होंगे, सेकंड और थर्ड या फर्स्ट और थर्ड इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको साइड बाय साइड एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, कि किस इक्वेशन के लिए आप किस तरीके से इक्वेट करेंगे, जो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को आता होगा, बिकॉज दिस इज जस्ट अ रिविजन रिव्यू जिसमें हम फटाफट से सब कुछ रिव्यू कर रहे हैं और हर टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर नहीं भी किया इवन देन इट्स वेरी हेल्पफुल, ऑलराइट। तो चलो अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो क्या कहता है, हमको दो इक्वेशंस गिवन हैं और हमसे कहा गया है उनकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए ग्राफिकली भी और बाय कंपेयरिंग द रेशियोज भी, ठीक है। तो सबसे पहले चलो रेशियोज को कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 को। सो हियर हमको सबसे पहले a1 बाय a2 निकालना है, b1 बाय b2 निकालना है और c1 बाय c2 निकालना है, ठीक है। तो देखो अगर हम कंपेयर करें तो हमारी जो a1 की वैल्यू है वो है 1, वो है कितनी 1, और a2 की वैल्यू है 3, करेक्ट। x का यहाँ कोफिशिएंट है 1, इधर x का कोफिशिएंट है 3। b1 बाय b2 की बात करें तो यानी कि y का कोफिशिएंट इट इज -4 बाय 2, करेक्ट। और अगर c1 की बात करें तो इट इज +14 एंड -14, +14 और इधर है -14। तो देखो जब हम देखेंगे तो सबसे पहली बात a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आ रहा है हमारा, राइट। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आ रहा है, ये वाली सिचुएशन अराइज हो रही है। तो ये किसके लिए होती है बच्चों, किस केस के लिए होती है, दिस इज फॉर, बताइए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखो सिर्फ रेशियोज कंपेयर करते ही हमको क्या क्या चीजें पता चल गई कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग हैं। वो कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग है। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और क्या होंगे बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। एंड सिंस सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कैसी होगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है जो ये दोनों हैं, दीज आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो आप लिख सकते हैं दीज आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो देखिए आपको सिर्फ फटाफट से रेशियोज कंपेयर करने पे इतनी सारी आप कह सकते हैं जानकारी मिल गई आपकी इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस इज क्लियर।
अब बात करते हैं ग्राफिकली। तो इन शॉर्ट हमको बस एक ग्राफ प्लॉट करना है दोनों इक्वेशंस के लिए। तो हम देखेंगे कि जो दोनों लाइंस है ना वो इंटरसेक्ट हो रही होंगी, ठीक है। चलो करते हैं। जो पहली हमारी लाइन है दैट इज x माइनस 4y प्लस 14, x माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब मैंने आपको सबसे पहली बात क्या बताई थी कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो अपनी इक्वेशन को y इज इक्वल टू समथिंग में कन्वर्ट कीजिए। सो वी विल हैव y इज इक्वल टू x प्लस 14 बाय 4 आ जाएगा, राइट। अब हम एक टेबल बनाने वाले हैं। अब हम क्या बनाने वाले हैं बच्चों? एक टेबल बनाने वाले हैं। तो ये रहा हमारा छोटू सा टेबल। इधर हम रखेंगे कुछ x की वैल्यू, इधर हम कुछ डालेंगे y की वैल्यू, ठीक है। x की कुछ वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यू। तो देखो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। जब आप x की वैल्यू 6 डालेंगे, जब आप x की वैल्यू 6 डालेंगे तो देखिए y की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 14 प्लस 6 यानी कि 20 बाय 4 यानी कि 5 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों? 5 वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 6,5 हो गया हमारा एक पॉइंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो देखो अगर आप y की वैल्यू को, अगर आप y की वैल्यू को 3 डाल दें, y की वैल्यू को 3 डाल दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 3 ज़ा 12। सो 12 इज इक्वल टू x प्लस 14। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? -2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2, करेक्ट। तो चलो जल्दी से प्लॉट करते हैं पहले वाली जो हमारी इक्वेशन है उसको। चलिए रेड में ही प्लॉट करते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो पहली इक्वेशन के पहला पॉइंट है 6,5। तो चलिए प्लॉट करते हैं। दिस इज 6 एंड हियर इज 5। सो आई गेस समवेयर हियर this is our point 6,5 and the next one is -2,3. This is -2 and this is 3. So here it is -2,3 somewhere here. तो देखो जब हम इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरी इक्वेशन की। तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन है वो है 3x। दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर, से a नाम रख देते हैं इसका, दिस इज a। अब बात करते हैं b की, ठीक है। सो दिस इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू यू कैन से 14, ठीक है। तो जब आप y इज इक्वल टू समथिंग में लाएंगे तो you will gonna get y is equal to -3x plus 14 by 2, right? तो चलिए अब इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं फटाफट से। सो कुछ x की वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए सो हियर वी गो। सपोज जब हम x की वैल्यू को बच्चों 0 रख देंगे तो देखो y की वैल्यू डायरेक्टली 14/2 यानी कि 7 आ जाएगी। तो x की वैल्यू को जब हमने डाला 0 तो y की वैल्यू हमें मिली कितनी? 7। कितनी मिल गई बच्चों? y की वैल्यू 7 मिल गई। अब हमको एक पॉइंट और चाहिए। तो से जब हम x की वैल्यू को 4 रख देंगे, जब हम x की वैल्यू को 4 रख देंगे सो इट विल बिकम -12 प्लस 14। तो देखिए y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। जब हमने x को रखा कितना? 4 रखा, तो -12 प्लस 14, तो y की वैल्यू +1 आ जाएगी। सो इट विल बिकम 4,1, ठीक है। तो देखो हमको 2 पॉइंट्स मिल गए, 0,7 एंड 4,1। चलो प्लॉट करते हैं इनको फटाफट से। So the first is 0,7. So here is 0 and here it is 7. This is our 0,7 and the next point is 4,1. तो x axis पे 4 को देखेंगे, 4 और ऊपर जाएंगे तो ये आ गया 1, राइट।
चलो इन दोनों लाइंस को अब हम ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। सो समवेयर लाइक दिस ऐसा आएगा हमारा, दिस इज आवर लाइन नंबर बी। तो देखो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो देखो हमको पता चलता है दैट इट हैज़ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो चलो फटाफट से निकालते हैं। कंडीशन क्या होती है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस? फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, many solutions. What is the condition? A1 by A2 should be equal to B1 by B2, it should be equal to C1 by C2, यानी कि A, B और C तीनों की ही जो रेशियोज हैं वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि these two lines should be incident having infinite number of solutions, ठीक है। And this pair of linear equation is consistent, ठीक है। चलिए, so we will have A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, ठीक है। तो देखिए अगर हम पहली इक्वेशन में बात करें तो A1 B1 C1 की क्या वैल्यू होगी? A1 की वैल्यू होगी K और A2 की वैल्यू कितनी होने वाली है बच्चों? 12, राइट। X के कोफिशिएंट्स देखे हैं, अब देखते हैं Y के कोफिशिएंट्स। किसके कोफिशिएंट्स? Y के कोफिशिएंट्स। सो y का पहली इक्वेशन में कोफिशिएंट है 3, दूसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट है k, राइट। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू C1 बाय C2, यानी कि माइनस ऑफ k माइनस 3, माइनस ऑफ k माइनस 3 ओवर माइनस k, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहली बात तो ये माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल आउट ही हो रहा है। अब चलिए इसको करते हैं सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो देखो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आने वाला है k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो देखो फर्स्ट और सेकेंड से ही सॉल्व हो गया, तो k की वैल्यू हो जाएगी बच्चों अंडर रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल टू 6। तो फाइनली आप क्या कह सकते हैं कि आपका आंसर क्या है? दैट k इज इक्वल टू 6। दिस इज योर फाइनल आंसर, k इज इक्वल टू 6। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी हैव 3 मेथड्स फॉर सॉल्विंग द सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, the second one is elimination method, and there is also a third method which is called cross multiplication method, जो कि इस साल कोविड के वजह से नहीं आ रहा है। मे बी ही couldn't sustain कोविड, ओके। चलो तो हम लोग सिर्फ 2 ही हमारे जो मेथड्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। सो एज द नेम सजेस्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड कि आपको एक की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, यानी कि एक की वैल्यू निकालो और उसको दूसरी जगह भर दो, ठीक है। इजी, सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो देखो कैसे, यहां पे देखो 2 इक्वेशंस गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, करेक्ट। तो देखो पहली इक्वेशन में से आप x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? 7 माइनस वाई। x की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली 7 माइनस वाई, राइट। अब इसी x की वैल्यू को सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोना गेट, अब आप ये वाली इक्वेशन उठाओ, सेकेंड इक्वेशन, और उसमें x की वैल्यू पुट कर दो। सो 2 इंटू 7 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है।
अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। सो 2 into 7 is how much? 14. So 14 minus 2y minus 3y is equal to 11, right? तो देखिए 14 minus 2y minus 3y कितना होगा? minus 5y. So we will be having 14 minus 5y is equal to 11, right? अब देखिए 5y उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो 5y की क्या वैल्यू आ जाएगी? 5y इज इक्वल टू 14 माइनस 11, राइट? तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट 5y इज इक्वल टू हाउ मच? 3. तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है 3/5. y की वैल्यू कितनी आ जाती है? 3/5. अब यहाँ से निकाल लेते हैं x की वैल्यू। अब y की ये वाली वैल्यू आप इधर x को निकालने के लिए यूज कर लो। सो हियर x विल बी इक्वल टू 7 माइनस 3/5। कितना हो जाएगा बच्चों? ये नीचे आ जाएगा 5, 35 माइनस 3 दैट इज 33/5, ठीक है? सो 3/5 एंड 33/5 आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है? अब क्या करते हैं, एक बार चलो चेक भी करके देख लेते हैं कि हमने सही किया है या नहीं किया। सो 33/5 प्लस 3/5 करके देखते हैं। चलिए 33/5 प्लस इट विल बी 32/5, इट विल बी सो दिस विल बी 35 माइनस 3/5 यानी कि 32/5, करेक्ट? अब देखो फटाफट से एक इक्वेशन में हम लोग चेक भी करके देख सकते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, x प्लस y की वैल्यू देखते हैं 7 आएगी या नहीं आएगी। सो देखो 32/5 प्लस 3/5, तो देखो 5 एज इट इज, 32 प्लस 3 कितना होता है बच्चों? 35. सो 5 7 से 35 आ गया ना, तो यानी कि वी हैव सॉल्व इट करेक्टली। चलो सिमिलरली आप वीडियो को एक बार पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 5 उसी तरीके से अटेम्प्ट करके देखो। चलिए इसको भी सॉल्व किया जाए, तो चलो करते हैं। यहाँ से हम लोग इधर से अब की बार क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। अब की बार y की वैल्यू निकालते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ हमेशा x की वैल्यू निकालते हैं, किसी की भी निकाल लो, x की y की, जो भी आपको सूटेबल लगे। तो देखो इधर से y की वैल्यू कितनी आ जाती है? इट विल बी 4 माइनस 2x बाय 3, राइट? अब हम इसी वैल्यू को, जो y की ये वैल्यू है, इसी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं। तो देखिए इसका क्या बनता है, 5x प्लस 8 इंटू वाई। सो y की वैल्यू है 4 माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल टू 9। तो चलो अब यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन, एक ही वेरिएबल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो करते हैं। इट विल बिकम 5x प्लस 8 4 ज़ा 32 माइनस 8 2 ज़ा 16x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 9। अब देखो आप डायरेक्टली इस 3 को उधर मल्टीप्लिकेशन में कभी मत भेजना। ऑलराइट, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, बिकॉज वो एडिशन में है उसके साथ पूरा फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपने एलसीएम लिया तो आया 3, ऊपर आएगा 15x प्लस 32 माइनस 16x इज इक्वल टू 9। अब आप इस 3 को फ्रीली उधर भेज सकते हो। सो इट विल बिकम 3 9 ज़ा 27। तो चलो इसको डायरेक्टली यहाँ कर देते हैं 27।
15x minus 16x is simply minus x. So minus x plus 32 आ गया है ये, तो इसको हम लोग सिंपली 32 माइनस x लिख देते हैं. सो इट इज 32 माइनस x इज इक्वल टू 27. 32 माइनस x इज इक्वल टू 27. तो देखो यहाँ से x की बच्चों कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 27. 32 माइनस 27 कितना आ गया, यानी कि 5. हाउ मच? 5. तो देखिए x की वैल्यू आ गई है 5. अब निकाल लेते हैं y की वैल्यू. अब निकाल लेते हैं y की वैल्यू यहाँ से. सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 10, यानी कि 4 माइनस 10 बाई 3. 4 माइनस 10 कितना होता है, माइनस 6 अपॉन 3. माइनस 6 अपॉन 3 यानी कि माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ पे पहले में जो हमारा फाइनल आंसर आया था x और y, तो हमारा x कितना आया था बच्चों 32/5 और y आया था 3/5. इधर हमारा x आया है कितना 5 और y आया है -2. ठीक है, सो वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की. तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, अगेन एज द नेम सजेस्ट कि आपने एक चीज को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि आपने एक चीज को हटा ही दिया. तो अब हम वो कैसे कर सकते हैं, देखो क्वेश्चंस की हेल्प से. पहली इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. तो देखो अगर आपको एक किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, हटाना ही है, तो आप क्या कर सकते हो. पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. तो किसी एक टर्म को ना दूसरी टर्म जैसा बना दो, पूरी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके. तो देखो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को, पूरी इक्वेशन नंबर 1 को यानी कि x प्लस 2y को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. क्या इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. मेक श्योर कि आप कांस्टेंट वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बच्चे ये छोटी छोटी गलतियां बहुत करते हैं. ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में भी है 2x और इक्वेशन नंबर 2 में भी है 2x. से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. तो दोनों ही इक्वेशंस में देखिए 2x है. तो अगर आप एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो 2x वाली टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगी. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन में से 1 वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं. क्या किया है हमने, सेकेंड वाली में से फर्स्ट को माइनस करना है. तो देखो 2x माइनस 2x करोगे तो 0x, x तो हो गया एलिमिनेट. अब आता है 2x माइनस माइनस 3y. आपको क्या करना है बच्चों, 2x माइनस माइनस 3y. तो यानी कि ये हो जाता है 2x प्लस 3y. ये क्या हो जाता है बच्चों, 2x प्लस 3y. 2y प्लस 3y यार. तो देखो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सेकेंड वाली में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो देखो 2x माइनस 2x करेंगे तो क्या होगा, x तो हो जाएगा एलिमिनेट. अब बारी आती है y वाली टर्म की. सो यू विल हैव 2y माइनस माइनस 3y, सो इट विल बिकम 5y. देखिए ऐसे 2y माइनस माइनस 3y, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3y. करेक्ट, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा. 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 4.
करेक्ट। तो देखिए दिस विल बिकम 2y प्लस 3y इज 5y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाती है 6/5। किसकी वैल्यू? y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 6/5। ठीक है, अब आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू डाल लो और x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लो। तो चलो फर्स्ट वाली इक्वेशन से ही निकालते हैं। सो अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन लगाओ, that is x plus y is equal to 5. So you'll have 6/5, sorry x तो as it is रहेगा, x plus y की क्या वैल्यू है? 6/5 is equal to 5। ठीक है, तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आ जाती है? 5 minus 6/5, राइट। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? नीचे डिनोमिनेटर में 5, ऊपर 25 माइनस 6। 25 माइनस 6 कितना होता है बच्चों? 19/5। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जब आप 19/5 प्लस 6/5 करेंगे, आप वेरीफाई कर रहे हैं 19/5 प्लस 6/5 पहली इक्वेशन x ये किसके इक्वल आना चाहिए? 5 के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए डिनोमिनेटर में तो आ गया 5 एंड 19 प्लस 6 इज 25। सो देखिए आ गया 5। तो यानी कि जो हमने आंसर निकाला है वो एग्जैक्टली करेक्ट है, वो एग्जैक्टली सही है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे फाइनली वैल्यूज लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या निकाला। हमने x की वैल्यू निकाली कितनी? 19/5 और हमने y की वैल्यू निकाली 6/5। ठीक है, तो ये दिस इज क्लियर। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। अगेन आप वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, चलो, आई होप यू डिड इट। चलो, सो अब देखो, इट इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो सबसे पहले तो उसको ऐसे करते हैं, एक सेम फॉर्मेट में ले आते हैं। ठीक है, सो क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और ये वाली इक्वेशन तो एज इट इज सेम फॉर्मेट में आ गई। करेक्ट। अब देखो, अगर आप आपकी इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस विल बिकम 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, है ना? यही बन जाएगी। अब से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब आप अगर एक इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अगेन जो 9x वाली टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगी और बचेगा क्या? देखिए 9x माइनस 9x, आप क्या कर रहे हैं? सेकेंड वाली इक्वेशन में से 1 वाली इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, सेकेंड वाली में से 1 वाली को। तो चलिए देखते हैं, 9x माइनस 9x, 0x एलिमिनेट हो गया, माइनस 2y माइनस माइनस 15y। ठीक है, माइनस माइनस इजी। ठीक है, इज इक्वल टू -7, इसको इनफैक्ट उधर ही रहने देते हैं अभी, -7 माइनस माइनस 12, राइट, इज इक्वल टू 0 माइनस 0 दैट इज 0। ठीक है, तो देखो -2y प्लस 15y कितना आ गया बच्चों? 13y। ये कितना आ गया? 13y एंड -7 प्लस 12 यानी कि 12 माइनस 7 कितना आ गया? 5 आ गया। सो 13y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। यहां से आप कह सकते हैं दैट y इज इक्वल टू -5/13।
-5/13। तो ये तो आ गई देखिए y की वैल्यू। अब हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू 2y + 7/9। तो चलिए पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2y + 7/9। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए अब x की वैल्यू निकालने के लिए। सो व्हाट यू गोना गेट, x इज इक्वल टू 2 × -5/13 + 7/9। ठीक है, आई होप यू विल जस्ट सॉल्व दिस वैल्यू, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -10/13 + 7/9। ठीक है, चलिए तो जब आप फर्दर इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे यू विल गेट इट एज 9/13। कितनी मिलेगी आपको ये वैल्यू, 9/13। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब चलते हैं आगे, दैट इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1/x को कुछ से a के इक्वल पुट कर दिया, 1/y को से कुछ b के इक्वल पुट कर दिया। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इधर क्या करो, पुट 1/x इज इक्वल टू a और जो 1/y है एंड 1/y इज इक्वल टू से b। ठीक है, चलिए अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, इट विल बिकम 2a + 3b इज इक्वल टू 13 एंड 5a + 5a - 4b। 5a - 4b इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये बन गई हैं अब हमारी इक्वेशंस। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। कौन सा मेथड लगा के, कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम लगाएं तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से आप अगर a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -2 + 4b। तो आप लिख सकते हैं 4b - 2 अपॉन 5। ये आ गई है a की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं। सो दिस इक्वेशन विल बिकम 2 × 4b - 2 अपॉन 5 + 3b इज इक्वल टू 13। चलिए यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं। इट विल बिकम 8b - 4/5 + 3b इज इक्वल टू 13। आई एम रिपीटिंग वन थिंग अगेन कि आप इस 5 को डायरेक्टली उधर मल्टीप्लिकेशन में लेके ना जाएं, क्योंकि वो 8b - 4/5 वो सिर्फ उसके साथ है फ्रैक्शन में, पूरे के फ्रैक्शन में नहीं है। तो पहले हम लोग LCM लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दिस विल बिकम, पूरा आ गया फ्रैक्शन में 5। नाउ इट विल बिकम 8b - 4 + 15b इज इक्वल टू 13। अब आप इस 5 को उधर मल्टीप्लिकेशन में इजीली लेके जा सकते हैं। सो इट विल बिकम 13 × 5 65। तो चलिए इधर डायरेक्टली 65 ही लिख देते हैं। सो दिस विल बिकम 65। 8b - 4 + 15b इज इक्वल टू 65। नाउ 8b + 15b कितना होता है बच्चों, 23b - 4 इज इक्वल टू 65। सो 65 + 4 कितना हो गया, 69। तो इधर से b आ गया कितना बच्चों, 69/23। 69/23। तो यहाँ से आप कह सकते हैं दैट b इज इक्वल टू 3। b कितना आ गया बच्चों, b आ गया, b इज इक्वल टू व्हाट हैपेंड हियर, b इज इक्वल टू 3 आ गया। b इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम पहले निकाल लेते हैं a की वैल्यू। किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। कैसे, इधर यहाँ पे ये b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। सो 4 × 3 दैट इज 12। 12 - 2
is 10 and 10 upon 5 is how much? 2. तो a की वैल्यू आ गई है 2 और b की वैल्यू आ गई है 3. तो यहाँ से चलिए फाइनली लिख देते हैं that here we can say that a is equal to 2 आ गया था हमारा, right? अब देखिए जो आपको एक्चुअली वैल्यू निकालनी है, आपको x और y की निकालनी थी, तो देखो a 1/x इक्वल टू a था, राइट? तो देखो यहाँ से x कितना आ गया, यहाँ से अब आप कह सकते हैं दैट x इक्वल टू 1/a, यानी कि x आ गया बच्चों 1/2 एंड y किसके इक्वल आ जाएगा 1/b, यानी कि 1/3 के इक्वल. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. तो इधर हम लोगों को क्या करना है, देखिए 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई दोनों ही इक्वेशंस में है. तो आप क्या कीजिए, पुट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 3x माइनस वाई 1/3x प्लस वाई करते हैं. इनफैक्ट इधर लोग क्या करते हैं, पुट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b. तो अब देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बन गई है इन टर्म्स ऑफ a एंड b. तो आवर इक्वेशन विल बिकम a प्लस b is equal to 3/4, right? a plus b equal to 3/4. This is our equation number 1. Second equation की अगर बात करें तो it will become 1 by, you can say a/2 minus b/2, a/2 minus b/2 is equal to -1/8. ये बात कह सकते हैं आप. तो देखो अगर हम यहाँ पे इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करें तो देखिए ये 2 आ जाएगा कॉमन, ऊपर क्या बचेगा a माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू -1/8. तो देखो आप 2 को अगर उधर लेके चले जाओगे सो इट विल बिकम -2/8. कितना बन जाएगा बच्चों, ये -2/8 बन जाएगा. -2/8 का क्या मतलब है बच्चों, -1/4. इसका क्या मतलब है, -1/4. सो इज इक्वल टू -1/4. तो देखो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है और a माइनस बी की वैल्यू है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली इक्वेशन में से अगर दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए जो b है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. इनफैक्ट ऐड कर दें तो एक जगह प्लस बी है और एक जगह माइनस बी है, ऐड कर देते हैं सिंपली दोनों इक्वेशन को. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आप क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए 1 + 2. तो देखिए a प्लस a कितना आ जाएगा बच्चों, 2a आ जाएगा. फिर प्लस b प्लस माइनस बी, तो प्लस बी माइनस बी यानी कि 0, b वाली टर्म एलिमिनेट हो गई. आगे क्या बचेगा, 3/4 प्लस -1/4. तो दिस इज सिंपली 3/4 - 1/4. तो कितना आ जाएगा बच्चों, दिस विल बिकम 2a इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाता है 4, 3 - 1 is 2. सो 2a इज इक्वल टू 1/2 आ जाता है. 2a इज इक्वल टू 1/2. तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट a इज इक्वल टू 1/4, राइट? अब बात करते हैं b की. तो देखिए b इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप a की वैल्यू को 1/4 पुट करो, 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4. तो देखिए यहाँ से b कितना आ जाता है, 3/4 माइनस 1/4, यानी कि दिस विल बिकम 2. नीचे आ जाता है 4, 3 - 1 is 2. तो अगेन ये b भी आ जाता है कितना बच्चों, 1/2 और a आ जाता है 1/4, राइट? दिस इज
wait for a while, right, this is 1/2 and 1/4, करेक्ट। अब हमने क्या किया था, 3x प्लस वाई की वैल्यू 1/3x प्लस वाई की वैल्यू को हमने a के इक्वल किया था, तो वी हैव 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4, दिस होल वैल्यू इज 1/4 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी बच्चों, 1/3x माइनस वाई, here 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो देखियो इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट दिस इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखो नाउ दीज इक्वेशंस हैज बीन रिड्यूस्ड टू द नॉर्मल जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलो अभी छोटी सी इक्वेशन आ गई, इसको अगेन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अगर आप इन दोनों को अगेन ऐड कर दें, ऐड 3 and 4, ऐड 3 and 4, तो देखो आपको क्या मिलेगा, 3x प्लस 3x इट इज 6x प्लस y प्लस माइनस y, सो इट विल बिकम y वाली जो वैल्यू है वो एलिमिनेट हो जाएगी, एंड 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 6/6 यानी कि 1, राइट। और अगर हम y की वैल्यू की बात करें तो चलिए x की वैल्यू डाल देते हैं 1 किसी भी इक्वेशन में। तो अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू डाली 1, सो इट विल बिकम 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज ऑल्सो 1। तो देखो x और y दोनों की ये वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में भी। सो 1/4 नीचे हो जाएगा 1/3 प्लस, मतलब इट विल बी लाइक 1/3 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 1/4 प्लस 1/3 1/4 प्लस 1/2 कितना होता है बच्चों, 3/4, दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं प्रॉब्लम्स के बेसिस पे। किस बेसिस पे बच्चों, प्रॉब्लम्स के बेसिस पे, ठीक है। तो जैसे पहला है बेस्ड ऑन नंबर्स, सेकंड है बेस्ड ऑन एजेस, देन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, बेस्ड ऑन रनिंग चार्जेस एंड फिक्स्ड चार्जेस, एंड द लास्ट वन इज बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम। तो देखो आई एम होपिंग कि यहाँ से आपकी सारी ही प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगर पहला क्वेश्चन देखें, सो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो हमको पता है कि डिफरेंस क्या है उन दोनों का, 26। हमने दो नंबर्स ले लिए हैं x एंड y, ठीक है। तो यहाँ से उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, एंड द वन नंबर इज 3 times अदर, कि जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है। तो आप लिख सकते हैं दैट x इक्वल टू 3y। ये आ गई है आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सिंपली क्या करो, x की वैल्यू 3y ऊपर सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3y इन 1, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहाँ से आ गया है 2y इज इक्वल टू 26, जिसको आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू 13, ठीक है। और x कितना आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से आप कह सकते हैं दैट x इक्वल टू 3y। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 यानी कि x इक्वल टू 39, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 5 years hence, 5 years hence का मतलब होता है 5 साल बाद,
हेंस का मतलब होता है 5 साल बाद. The age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ठीक है, तो क्या करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब, और उसके बेटे की बात हो रही है, तो लेट्स से जेकॉब की एज ले लेते हैं x, प्रेजेंट एजेस हियर, let present age of Jacob be x and that of his son and that of his son be y. ठीक है, तो उनकी प्रेजेंट एजेस हो गई x और y. जेकॉब की है x और उसके बेटे की है y. तो देखिए आफ्टर 5 years यानी कि 5 years hence, तो केस 1 देखते हैं. 5 years hence जो सबसे पहले डिस्कस किया गया है, 5 years hence क्या होगा, तो देखो जो जेकॉब की एज है वो कितनी हो जाएगी, अगर उसकी अभी एज x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 है ना. अगर आपकी एज अभी 15 years है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 15 + 5 यानी 20. तो सिमिलरली 5 साल बाद जेकॉब की एज कितनी हो जाएगी, जेकॉब्स एज विल बी इक्वल टू x + 5. ठीक है, और उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी, जेकॉब्स सन्स एज, सन एज कितनी हो जाएगी, y + 5. अभी उसकी y है, 5 साल बाद y + 5 हो जाएगी. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या गिवन है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times as that of his son. यानी कि अगर उसके बेटे की जो एज है वो 3 times हो जाएगी, 3 times that of his son. तो देखो अभी 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो आपकी इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसी कि 5 साल बाद जो जेकॉब की एज है इट इज 3 times उसकी सन की एज. तो देखो ये हो गई x + 5, 5 साल बाद जेकॉब की एज, और 3 times इट इज हिज सन्स एज. ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, राइट. जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यू विल गेट x - 3y इज इक्वल टू 10. तो देखो ये तो आ गई एक आपके पास इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड केस की. ठीक है, केस सेकंड की बात करते हैं. तो केस सेकंड में हमसे क्या कहा गया है, 5 years ago 5 साल पहले जेकॉब्स एज वॉज 7 times as that of his son. तो चलो आगे चलते हैं. केस सेकंड में क्या होगा कि जेकॉब की एज 5 साल पहले कितनी रही होगी बच्चों, x - 5, एंड दिस विल बी इक्वल टू दी 7 times as that of his son's age. तो 7 into y - 5. जब आप फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट x इक्वल टू 7, x विल बी इक्वल टू 7y - 30, राइट. x विल बी इक्वल टू, राइट, 7y - 30. अब आप क्या करो, इस वैल्यू को, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, आप इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो, पुट सेकेंड इन 1. ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हमारी इक्वेशन थी x - 3y इज इक्वल टू 10. तो आप क्या लिखेंगे, 7y - 30 - 3y इज इक्वल टू 10, राइट. 7y - 3y यानी कि 4y विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 + 30 इज इक्वल टू 40. तो देखिए y तो आ गया 40/4 यानी कि 10 years. y तो कितना आ गया बेटा, 10 years. अब देखिए x की बात करते हैं तो x यहाँ से निकल जाएगा, x विल बी इक्वल टू 7 into 10 यानी कि 70 - 30 दैट इज 40 years.
ठीक है। तो जैकब की एज है 40 इयर्स एंड उसके बेटे की एज है 10 इयर्स, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, लिख भी लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप फाइनली लिख कर आएंगे दैट दिस इज जैकब्स एज, प्रेजेंट एज, एंड दिस इज हिज सन्स एज, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो केस 1 की ही बात कर लेते हैं। केस 1 की बात कर लेते हैं कि जब आप पहले तो मान लेते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो x/y है, ठीक है। तो जब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया दोनों में ही, तो आपका फ्रैक्शन बन गया 9/11। सो जब x+2 आपने किया एंड y+2 आपने किया तो आपको फ्रैक्शन मिला कितना, 9/11, राइट। चलिए इसको सॉल्व करके अगर आप देखेंगे, सो इट विल बिकम 11 into x+2 प्लस 9 into इज इक्वल टू का साइन लगा देते हैं बीच में, राइट, इज इक्वल टू 9 into y+2, यानी 11x+22 will be equal to 9y+18, correct? That will be equal to 11x minus 9y is equal to -4। तो देखो ये तो आ गई है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की, यहीं पे क्रिएट करते हैं उसको भी। If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। तो अब की बार भी आपने ऐड ही किया है। सो हियर इज आवर केस नंबर 2, हियर इज केस 2। जब आपने दोनों में ही 3 ऐड कर दिया तो आपकी जो इक्वेशन थी, जो आपका फाइनल बना, वो आया 5/6। तो अब की बार आप क्या करेंगे, 6 into x+3 is equal to 5 into y+3, यानी 6x+18 will be equal to 5y+15, जिसको आप फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 6x minus y is equal to -3, 6x minus 5y is equal to -3। ये आ गई है बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशंस फॉर्म हो चुकी हैं, इनको सिंपली सॉल्व करके हमको x और y का आंसर, मतलब x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए अगर आप इधर से देखें तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, इधर से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 5y - 3/6, 5y - 3/6, ठीक है। अब आप इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए तो देखिए क्या होगा, 11 into 5y - 3/6 minus 9y is equal to -4, राइट। तो चलिए 11 5 = 55, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 55y - 33, 55y - 33 over 6 - 9y, 6 minus 9y is equal to -4, ठीक है। अगेन आप पहले एलसीएम लेंगे फिर आप फाइनल आंसर निकालेंगे। सो 6 इधर ऊपर एज इट इज, 55y - 33 - 9 6 54y is equal to -4। अब आप इस 6 को उधर मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएं, सो इट विल बिकम -36 and here we will be left with just y, 55y minus 54y। तो यहाँ से देखिए जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 9, y की वैल्यू निकल कर आ गई है 9। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी निकल कर आ जाएगी, 5 into 9 minus 3/6, 5 into 9 minus 3/6, यानी कि 5 9s are 45, 45 minus 3 is 42, 42/6 यानी कि 7 निकल कर आ जाती है x की वैल्यू। अब
क्या आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो चुका है? नहीं, आपको अभी आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है, उसको बताना मत भूलना। बच्चे क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकल गई, क्वेश्चन खत्म, ऐसा नहीं होता। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन था आपका बेटा x बाई वाई, यानी कि ये हो गया है 7/9। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फिक्स्ड चार्जेस एंड रनिंग चार्जेस, ठीक है। सो हियर अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. So case 1 is Sarika, who paid rupees 27 and kept the book for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book, who kept the book for 5 days. तो हमको फिक्स चार्जेस और रनिंग चार्जेस बताने हैं। तो देखो 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, फॉर फर्स्ट 3 days, ये तो बच्चों फिक्स्ड है। इसको मान लेते हैं x रुपीज, कितना मान लेते हैं इसको, x रुपीज। एंड फॉर ईच डे देयर आफ्टर, फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद एक एक दिन जितना भी होगा, एक दिन का है y रुपीज, कितना आ गया बच्चों, y रुपीज। तो अगर आप केस 1 सारिका का देखें, अगर आप केस 1 देखें जो कि है सारिका का, उसने कितने रुपीस पे किए, 27 रुपीज पे किए, एंड शी केप्ट द बुक फॉर 7 days, यानी कि 3 दिन फिक्स्ड और 4 days एक्स्ट्रा। तो देखो उसका जो टोटल अमाउंट है उसकी आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, x days, x रुपीज फॉर 3 days, ये तो हो गया फिक्स्ड। उससे आगे जो उसने 4 दिन के लिए रखा और एक दिन का अमाउंट था y रुपीज, तो 4 दिन का कितना हो गया बच्चों, 4y। सो दिस टोटल अमाउंट इज गिवन टू अस एज 27, ठीक है। अगर अब आप केस 2 देखें जो कि है सूजी का, ये किसका केस है बच्चों, सूजी का। तो सूजी ने जो बुक रखी है, सूजी ने बुक रखी है 5 days के लिए, एंड शी पेड रुपीज 21। तो इनकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x फॉर फिक्स डेज, एक्स्ट्रा डेज उसने कितने लिए बच्चों, 2 days। सो x plus 2y is equal to 21, right? So this is our equation number 1 and this is our equation number 2. अब आप क्या करें, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से माइनस कर दें तो देखिए क्या बचेगा, x माइनस एक्स वाली टर्म हो गई है एलिमिनेट, 4y माइनस 2y, यानी कि 2y विल बी इक्वल टू 27 माइनस 21, यानी कि 6 रुपीज, राइट। सो y आ गया कितना, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि y आ गया 6/2, y इज इक्वल टू 6/2, यानी कि 3 रुपीज, यानी कि जो हर दिन के पैसे हैं वो है 3 रुपीज, और जो फिक्स्ड चार्जेस हैं फॉर 3 days वो कैसे निकाल सकते हैं आप, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो विल गेट x प्लस, इस इक्वेशन में कर रहे हैं x प्लस 2 × 3, y की वैल्यू अभी हमने निकाली 3, इट इज 21। सो x प्लस 6 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 21 माइनस 6, यानी कि 15 रुपीज़। कितना आ जाता है बच्चों, 15 रुपीज़, ठीक है। तो जो फिक्स्ड चार्जेस हैं 3 दिन के वो हैं 15 रुपीज़, और उसके बाद हर दिन आपको कितने रुपए पे करने हैं, 3 रुपए पे करने हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस तरीके के क्वेश्चंस यूजुअली एवरी ईयर बोर्ड में देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। विच इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। अब देखो अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है, देखो जैसे कि सपोज करो ये है हमारा यहाँ पानी, ठीक है, दिस इज आवर स्ट्रीम, ठीक है, एंड इट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन दिखा देते हैं, से इस डायरेक्शन में है जो वो पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब एक बोट नंबर 1 है, एक क्या है, बोट नंबर 1 है, से
दिस इज बोट नंबर 1, पिंक कलर की जो है, दिस इज बोट नंबर 1। अब ये जो है ये पानी से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, पानी इस तरफ को बह रहा है और ये बोट इस तरफ को जा रही है, ठीक है। ये जो बोट है ये इस तरफ को जा रही है, तो इट इज गोइंग अपस्ट्रीम अगेंस्ट द स्ट्रीम। ये कैसे जा रही है बच्चों? अपस्ट्रीम जा रही है, ठीक है। और अगर आपके पास एक और बोट है, से दिस बोट, अब जो हमारी ये वाली बोट है ये पानी ये डायरेक्शन में ही जा रही है, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम। अब देखिए एक और बात जो बोट की से स्टिल वाटर में जो स्पीड है, जो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है उसको मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम लोग मान लेते हैं बेटा x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है कि जिससे पानी बह रहा है उसको मान लेते हैं y। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लोग ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। आई होप अभी तक का क्लियर है। तो देखो जब भी आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो? डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में पानी है उसी डायरेक्शन में आप हैं, तो बोट की स्पीड और पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी, करेक्ट। ऑब्वियसली इमेजिन करके देखो, रिवर राफ्टिंग अगर आपने कभी की होगी तो आपने पक्का इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। तो जब आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो बेटा आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड वेन एवर यू आर गोइंग अपस्ट्रीम, जब भी आप अपस्ट्रीम जा रहे हो यानी कि अगेंस्ट जा रहे हो, तो आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, अपोज कर रहा है ना पानी आपको, तो इधर आपकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। आई होप इतना जो मामला है वो क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अ बोट गोज 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलो हम केस नंबर 1 ही कर लेते हैं, बाकी का क्वेश्चन ही बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम केस नंबर 1 करते हैं, ठीक है। जो टाइम है, हम टाइम देख रहे हैं। सबसे पहले एक और बात, बेसिक चीज एक और, वो क्या है कि हमको पता है कि जो स्पीड होती है, जो स्पीड होती है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो टाइम है, टाइम कितना आ गया बच्चों? टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो चलिए, सो अ बोट गोज 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो चलो अगर हम टाइम टेकन देखें, हम लोग किसको कर रहे हैं? टाइम टेकन को, टाइम टेकन। तो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, प्लस 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो ये जो वक्त है हमको कितना गिवन है बच्चों? 6 आवर्स गिवन है। कितना गिवन है? 6 आवर्स गिवन है। तो चलो इसकी इक्वेशन बताते हैं। एज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो डिस्टेंस अपस्ट्रीम में उसने कितना कवर किया? 16 किलोमीटर। और देखो उसकी स्पीड कितनी रही होगी? उसकी स्पीड कितनी रही होगी? सिंस वो अपस्ट्रीम में है यानी कि अगेंस्ट जा रहा है पानी के, तो देखो यहाँ पे हमने निकाला हुआ है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर प्लस टोटल टाइम गिवन है हमको 6 आवर्स प्लस, अब देखो 24 किलोमीटर वो जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो ये हो गया डिस्टेंस 24 किलोमीटर और स्पीड उसकी हो जाएगी बेटा x प्लस वाई। स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। सो दिस विल बी इक्वल टू 6। किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? 6 के इक्वल। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे केस नंबर 2 की। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं।
इट कैन गो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अब देखिए अपस्ट्रीम, एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन द सेम टाइम। तो देखिए दूसरी इक्वेशन हमको क्या मिलती है, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 12, अपस्ट्रीम की बात हो रही है तो बेटा स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई, प्लस टोटल टाइम टेकन अगेन है 6, दूसरा जो डिस्टेंस है वो हमको गिवन है 36 किलोमीटर, जा रहा है डाउन स्ट्रीम तो उसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो हम करते आए हैं, नाउ दीज इक्वेशंस आर रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कैसे, 1 ओवर x माइनस वाई को नेक्स्ट पेज यूज करते हैं, 1 ओवर x माइनस वाई को p के इक्वल पुट कर देते हैं, एंड 1 ओवर x प्लस वाई, 1 ओवर x प्लस वाई को q के इक्वल पुट कर देते हैं। तो देखते हैं हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी। तो देखिए हमारी इक्वेशंस बन जाती हैं दिस इक्वेशन, इसको देखते हैं। सो दिस विल बिकम 16p प्लस 24q इज इक्वल टू 6, और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या बन जाती है, इट विल बिकम 12p प्लस 36q इज इक्वल टू 6। तो देखिए ये दोनों हमारी फाइनल इक्वेशंस आ गई हैं, राइट, ये दोनों आ गई हैं हमारी फाइनल इक्वेशंस। तो अब क्या किया जाए, इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है, आप क्या करो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो आप क्या करो, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है 16p प्लस 24q, अगर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, और इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो। चलिए देखते हैं, इस इक्वेशन को कर दो 3 से मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को कर दो 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। सो वील गेट 16 3s are 48p plus 72q will be equal to 18. This will become our equation number 3. और इस वाली इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, सो इट विल बिकम 12 4s are 48p plus 48p प्लस 144q प्लस कितना आ जाएगा, राइट, 144q will be equal to 24. So this will become our equation number 4, right? अब देखिए हमने क्या किया, 48p आ गया। अब we can eliminate the p वाली टर्म। So what we'll do, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में से माइनस कर दीजिए, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में से माइनस कर दीजिए। क्या बचेगा आपके पास, 144q माइनस 72q, यानी कि यू विल गेट 72q इज इक्वल टू 24 माइनस 18 यानी कि 6। तो यानी कि आपकी q की क्या वैल्यू आ जाती है, q की वैल्यू आ जाती है 6/72, 6/72, यानी कि दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/12। ठीक है बच्चों, q की कितनी वैल्यू आ गई है, 1/12। अब बात करते हैं p की वैल्यू की, तो देखो p की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे किसी भी इक्वेशन में पुट करके, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 1/4। p की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, 1/4। क्या हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है, नहीं, हमको देखो बच्चों एक्चुअल वैल्यू जो है x और y की निकालनी है। तो देखो हमने 1 ओवर x माइनस वाई को p के इक्वल रखा था। We know that 1 over x minus y is equal to p. p की अभी क्या वैल्यू निकली है, 1/4. So this value is 1/4. And 1 over x plus y को हमने किसके इक्वल रखा था बच्चों, q के इक्वल, और q की वैल्यू निकल कर आई है 1/12, राइट, q की वैल्यू निकल कर आई है 1/12।
तो आप यहाँ से कह सकते हैं दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, राइट। आप देखो ये आपकी सिंपल सी इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, इनका नंबरिंग होगी 5 और 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। क्या होगा, माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना डू 5 प्लस 6। तो क्या होगा ये करके, 2x विल बी इक्वल टू माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट, 4 प्लस 12 कितने होते हैं बेटा, 12 प्लस 4 16। So this will become x equal to 16/2, that is 8 किलोमीटर पर आवर। x आ गया है 8 और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू आ गई है 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से बेटा y कितना आ जाता है, y आ जाता है 4, y आ जाता है 4। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं बच्चों, फाइनली आप क्या कह सकते हैं कि हमने x किसको माना था, हमने x किसको माना था, देखते हैं। x वॉज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। और हमने y किसको लिया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हमने लिया था y। तो देखिए हमारी x की वैल्यू आई है 8 किलोमीटर पर आवर और हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी y की वैल्यू आई है कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो वी आर डन विद टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों का ये चैप्टर बहुत अच्छे से वाइंड अप हो चुका है, हमने सभी टाइप के प्रॉब्लम्स कर लिए हैं। सो फटाफट से इस चैप्टर को आप अपने एंड पे भी ये वाइंड अप हो चुका है, इसको कर दें एंड ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशंस में, बाय बाय।